परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। यहीं से निकलकर एक बच्चा एक समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है। यानी यहाँ पर जो जीवन मूल्य हम बच्चों को देते हैं वो उसके लिए ज़िंदगी भर एक दिशा निर्देश का काम करते हैं। बच्चों की परवरिश का हमारे समाज पर बहुत असर पड़ता है। और आज आवाज़े ख़वातीन के मंच पर इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नूपुर द्विवेदी पांडे। नूपुर जानी मानी लेखिका और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नूपुर का एक परिचय और ये भी है कि साहित्य इनके रगों में दौड़ता है, क्योंकि ये हिंदी के जाने माने साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पोती हैं। नूपुर, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। थैंक यू सो मच रत्ना जी, थैंक यू सो मच। नूपुर, आपने जो किताब लिखी है अंडरस्टैंडिंग माई टीन जी, नूपुर ने ये किताब लिखी है अपने बच्चों की परवरिश के दौरान होने वाले व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, यानी उन अनुभवों को उन्होंने किताब की शक्ल दे दी है। नूपुर, ये कैसे आपके भीतर ये प्रेरणा आई कि मुझे इस पर एक किताब लिखनी चाहिए, पेरेंटिंग पर? पेरेंटिंग आई थिंक बाय फार मुझे लगता है कि एक सबसे ज़्यादा अंडरमाइंड एक कॉन्सेप्ट है। बातें बहुत सारी होती है उसके बारे में, लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं हैं कि कितना ज़्यादा काम होता है। मैं अक्सर बोलती थी कि एक मैनुअल होता ना पेरेंटिंग का तो बड़ी मदद हो जाती लेकिन शायद अब थ्रू मेरा बेटा 12वीं में है, 17 साल का, और मेरी बेटी 9th में है, 14 साल की। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे एक अंदाज़ा है कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे अपनी जर्नी के दौरान जो मैंने सीखी हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से की हैं, जो मैंने इस किताब में डाली हैं। और बहुत रिसर्च मैंने की थी इस दौरान, और एज एन HR पर्सन ऑल्सो, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल होने के नाते, लोगों से डील करने के नाते, स्पेशली कोविड के बाद जब मैंने बच्चों को अपने प्रतिभा को यूज़ करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि एक किताब तो मुझे अपनी जर्नी के लिए, जब मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया उस जर्नी में, अच्छा बनता है। जी जी। क्या आपने कहा कि इस पर आपने काफ़ी रिसर्च भी की है? जी बिल्कुल। तो आपको बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, उस रिसर्च से इसमें फ़ायदा हुआ आपको? बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देखिए क्या हो जाता है ना, कई सवाल मैं ये मानती हूँ, हम लोग पहले हम लोग एक ऐसी सोसाइटी थे जहाँ पे हमारे माँ बाप, हमारा पूरा एक इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, पहले यही कहते थे। लेकिन अब क्या हो गया, हम सब एक छोटे छोटे अपने एकल परिवार हो गए हैं। और स्पेशली कोविड में तो हम एकदम ही अकेले हो गए थे। तो उस टाइम पे हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर हमारे बच्चे थे जी। तो, और वही हमारे पार्टनर्स थे, वही हमारे पार्टनर्स इन क्राइम थे जिसे हम कह रहे थे। तो उस टाइम पे ये रिसर्च ने उनकी भावनाओं को समझने में, उनके माइंडसेट को समझने में, हमें अपने आप को समझने में बहुत हेल्प की। कि भाई कई बार एक ऐसी कुछ फीलिंग्स होती हैं जिनको हमको लगता है हमें ऐसा नहीं फील करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए। बट एज पेरेंट्स आपको जब ये पता चलता है कि नहीं, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं, काफ़ी बार बच्चे भी ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो आप नॉर्मलाइज कर देते हो कि नहीं। कई बार हम अपने आप को आत्मग्लानि से भर जाते हैं कई बार। हाँ। और पेरेंट्स में वो गिल्ट नेचुरली आ जाता है कि भाई ये तो हमें, और क्योंकि समाज भी हमें ये कहता है कि एज पेरेंट हमको सिर्फ गिविंग होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है एज पेरेंट्स की, सिर्फ गिविंग रहो। वो एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, और हम उसके तहत अगर हम अपने आप को मापदंड पे नापे तो आई थिंक दैट्स अ वेरी अनफेयर ट्रीटमेंट, एक्सपेक्टेशन। तो अगर हम अपने लिए कुछ चाहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट मैनेजिंग दैट एक्सपेक्टेशन इज़ व्हाट आई वॉज एबल टू डू। जब मैंने रिसर्च की कि ठीक है, अगर मैं कई बार थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ तो ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। बच्चे अगर मेरी मदद कर रहे हैं तो उनको सीखने का मौका मिल रहा है। हाँ, तो मुझे वो दोनों तरफ से मौका मिल गया अपने आप के लिए। मुझे सिर्फ गिविंग, मुझे सारा काम खुद ही करना है, ऐसा कोई मेरे पर कोई वो नहीं है। तो बच्चों का हिडन टैलेंट भी सामने आ जाता है कई बार। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज व्हाट हेल्प्ड मी मेक देम वेरी इंडिपेंडेंट।
एंड हेल्प मी अक्रॉस द बोर्ड। मुझे मतलब घर से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, परिवार से बहुत सपोर्ट मिला। जी तो हाँ, ये रिसर्च ने मुझे इस तरह से हेल्प किया। जी। तो आपके जैसा अनुभव लगभग सभी माता पिता को हुआ होगा, खास तौर से कोविड के दौरान। बिल्कुल। जब बच्चों ने किचन में भी काम करवाना शुरू किया, क्लीनिंग में मदद करनी शुरू की, इसके अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर के भीतर रहकर मैनेज कैसे करनी है चीज़ें, वो भी एक डिसिप्लिन आया उनके भीतर। 100% बिकॉज मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से, आई डू लॉट ऑफ पेरेंटिंग वर्कशॉप, एसेंशियली अवेयरनेस वर्कशॉप। जी जी। तो उसमें ये पता चलता है कि कई बार कम्युनिकेशन छोड़ के, अगर पेरेंट कम्युनिकेशन छोड़ दिया जाए तो बाकी लेवल पे बच्चे, मेरा सारा ध्यान पेरेंट्स से सिर्फ इसी उसमें समझाने में लग जाता है कि आपके बच्चे ने ये किया, उनको सिर्फ रियलाइज करवाने में कि हाँ उनका बच्चा बहुत सारी चीज़ें सही कर रहा है। बाकी पेरेंट्स आर वेरी satisfied with the way that children are being brought up. अच्छा नूपुर, ये बताइए कि जो एक पुराना तरीका था परवरिश का और एक नया तरीका है। पुराना तरीका, उसमें संयुक्त परिवार थे, बहुत जो एक तरह से समाज जो है वो बहुत बटा हुआ नहीं था आज की तरह। आज जो है बच्चे बहुत न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, उनके पास दिन भर माता पिता भी नहीं होते, कम्युनिकेशन नहीं होता। तो इन दोनों में किस तरह का फ़र्क आप देखती हैं? और अभी के जो अभिभावक हैं, क्या वो पुराने तरीके से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं या उनको एक आज के ज़माने के हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ रहा है और वो उसमें ढल पा रहे हैं? आई थिंक बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। और मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स जो पहले थे, पहले क्या था, समाज जब परिवार एक साथ रहता था तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स की बढ़ जाती थी। तो जैसे किसी ने खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसी ने इमोशनल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली बच्चों की, कोई किसी ने सिर्फ बात करने की मैं मानती हूँ उसके चैलेंजेस अलग थे और नोबडी इज़ क्वेश्चनिंग दैट, बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंटिंग की बढ़ जाती थी। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, कि सिर्फ प्रोवाइड कराना ही पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जी। अब पेरेंट्स आर सपोज टू बी टीचर्स। अभी की जो जिम्मेदारी है वो प्रोवाइडर भी हैं, टीचर भी है, मेंटर भी है, इमोशनल कोच भी हैं, ड्राइवर भी हैं, कुक भी हैं। तो एक इंसान ने भले ही माँ बाप दोनों क्यों ना हो, लेकिन एक पेयर ने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले ली हैं। और इसी वजह से, और बच्चे भी सिर्फ उन्हीं दोनों को देखकर बड़े हो रहे हैं। सो रोल मॉडल्स भी जी सिर्फ माँ बाप ही हैं। बिल्कुल। जो वैरायटी ऑफ रोल मॉडल्स जो मिलते थे पहले, वो नहीं मिल रहे हैं। तो एक ये जो एक डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े लिमिटेड उसमें हैं। इसका और प्लस पेरेंट्स की स्ट्रगल ये हो गई है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत जल्दी बदलाव आया है। तो पहले ये था कि आपको पता था आपकी माँ बाप की पेरेंटिंग कैसे हुई है, आप भी उसी रूल्स पे पेरेंट कर रहे हो अपने बच्चों को। पेरेंट्स अब बच्चे क्या है, अब टेक्नोलॉजी ने इतना लंबा चेंज लिया है कि जो पेरेंटिंग 10 साल पहले अप्लाई होती थी, वो अब पेरेंटिंग अप्लाई हो ही नहीं रही है, होगी ही नहीं। तो इफ़ आई टेक फॉर एग्जांपल कि मुझे अपने बेटे को बुलाना होता है नेक्स्ट रूम से, मैं प्रैक्टिकली उसको कॉल करके बुलाती हूँ। आई लेवरेज टेक्नोलॉजी बिकॉज सी दैट इज़ हाउ ही विल रिस्पॉन्ड। मैं उसको बुलाती रहूँगी, वो कान में लगा के बैठा रहेगा हेडफोन्स, वो नहीं सुनेगा। मैं आई रेज माई वॉइस, मैं अपना बीपी बढ़ाऊंगी। आई डोंट वांट टू डू दैट जी। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल। अगर हम सामाजिक व्यवस्था पर आएँ तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो समाज है वो दर्पण है, हमने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से की है। आपको लगता है कि लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा या फिर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ख़राब परवरिश का नतीजा है? बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा, वही बोलेगा। बहुत सिंपल सी बात है जी। अगर आपके घर में महिलाओं
को एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो बच्चे के लिए वो नॉर्म होगा। जी। ठीक है। अगर डिसरिस्पेक्ट इज़ अ नॉर्म इन द फैमिली तो बच्चे के लिए वो नॉर्म होगा, और वो सिर्फ घर पे ही नहीं होगा, वो अक्रॉस बोर्ड होगा। वो बाहर नौकरी करने जाएगा तो उसको लगेगा कि बाहर भी महिलाओं के साथ ऐसे ही बात करना सही है, क्योंकि उसको यही लगेगा, उसको इसमें कोई गलत नहीं लगेगा। तो एक तरह से हाँ, डेफिनेटली परिवार आपका सबसे पहली सीढ़ी होता है टू गेट द थिंग्स राइट। और यहाँ पे किसी को अवेयरनेस, जिसे मैं कहती हूँ, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है कि ये स्ट्रक्चर और अनलर्निंग की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। क्योंकि देखिए, अगर हमारे ही माँ बाप को नहीं पता कि हम क्या गलत कर रहे हैं तो हम बच्चे को कैसे समझाएंगे। वो स्ट्रक्चर्स में आ रहे हैं, उनके माँ बाप ने यही किया, फिर ये पीढ़ी यही कर रही है, फिर अगली पीढ़ी भी वही करेगी। तो कहीं ना कहीं द बॉल हैज़ टू स्टॉप, तो तभी आगे जाके उसका बदलाव आएगा। तो ऑब्वियसली देयर इज़ एक फ़र्क पड़ना चाहिए। वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो परवरिश के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपके यहाँ आपका बेटा भी है और बेटी भी है, तो आप ऐसा क्या करती हैं ताकि उनके भीतर ये अभी से जो है वो इनबिल्ट हो कि भाई लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर फ्रीडम जैसी भी कोई चीज़ होती है जो कि आने वाली ज़िंदगी में भी आएगी? आई वॉज़ वेरी कॉन्शियस, मुझे बहुत कॉन्शियसनेस थी कि मैं अपने बच्चों को, दोनों को एक ऐसी परवरिश दूँ जिसमें दोनों सेल्फ सफिशिएंट हो हर तरह से। ठीक है। तो जो सीख मैं अपने बेटे को देती हूँ वही अपनी बेटी को देती हूँ, और जो सीख मैं अपनी बेटी को देती हूँ वही अपने बेटे को देती हूँ। तो अगर मेरी बेटी को खाना बनाना आता है तो मेरे बेटे को भी खाना बनाना आता है। और अगर मैं अपने बेटे को ये ज्ञान दे रही हूँ कि बेटा तुम्हें आगे जाके पहले अपना करियर देखना है, फिर अपने शादी ब्याह के बारे में सोचना है, तो मैं यही सीख अपनी बेटी को भी दे रही हूँ। क्योंकि एजुकेशन पहले है, करियर पहले है, अपने पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पहले है, उसके बाद तुम जाके देखोगे कि तुम अपना परिवार कैसे मनाते हो, उसके बाद तुम किसी और की जिम्मेदारी उठाओगे। जी। पहले अपनी जिम्मेदारी उठाओ। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो जो आप सीख एक को दे रहे हो, अगर आप उसको रेप्लिकेट करके दूसरे को नहीं दे सकते हो तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग। यही अनलर्न करने की ज़रूरत है हमारे समाज में व्यापक तौर पर। मतलब आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आप कहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती है। कई बार मुझे ये भी अपने ही तरह के परिवारों में दिखाई देता है कि लोग पीरियड्स की बात, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात खुल के नहीं कर पाते विद इन द फैमिली। क्यों नहीं कर पाते? देयर इज एंड गुड फैमिलीज ऑल्सो डोंट डू इट विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर सन्स, विद देयर डॉटर्स। मुझे लगता है करनी चाहिए, सबके साथ करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का, इसको नॉर्मलाइज करो। कुछ ऐसे टैबू इश्यूज है जिसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। और अगर आप घर से नहीं शुरुआत करोगे तो बाहर तो आप स्कूल में कुछ भी कर लो, आप किसी भी लेवल पे नॉर्मलाइज नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ वेयर यू हैव टू मेक द बिगनिंग। इट्स ऑलवेज से स्टार्ट विथ योर होम, राइट? बिल्कुल। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें लड़कों को भी समझानी ज़रूरी हैं, या ऐसा वो कौन सा व्यवहार है घर में जो कहीं ना कहीं वो अनजाने में ही सीखते जाते हैं और उनके व्यवहार में आ जाता है? जैसे कहते हैं कि हर समय अगर माँ पिता का डर दिखाती है कि जब शाम को पापा आएंगे तब हम शिकायत करेंगे। जब हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं तो एक मन में लोग बच्चों के बैठ जाता है कि पिता जो है वो बहुत पावरफुल होता है, या मेल जो है वो पावरफुल है, या वो है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं पर्सनालिटी में। क्या आपको ऐसा लगता है कि? बिल्कुल लगता है। और यहाँ पे आई थिंक मेरा ये भी मानना है कि इट्स अ सेफ वे फॉर मदर्स एज वेल कि भैया किसी और के कंधे पे बंदूक रख लो। ठीक है। इट्स अ गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी। तो मैं दोनों तरह से इसको देखती हूँ। मैं ये भी नहीं कहती कि इसका बिकॉज आई डू दैट समटाइम्स
ठीक है, बट देन मैंने इसको सोच समझ के यूज़ किया है कई बार, क्योंकि कई चीज़ें हैं अगर पेरेंट्स आपस में सॉर्टेड हैं, ठीक है, कि भैया कुछ चीज़ें तुम उठाओगे कुछ चीज़ें मैं उठाऊंगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट फियर में है कि भैया माँ में एक फियर है जो बच्चों को एविडेंटली दिखता है, जहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पे माँ कॉन्स्टेंटली डरती है, जहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, तब वहाँ पे एक घर का परिवेश चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा भी यही सीख रहा है कि माँ के बोलने की आज़ादी नहीं है, माँ के एक फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग कितनी है माँ के पास, एक वो भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें हमको एज परिवार समझना होता है हाउ मच फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज़ विद द मदर। कोई भी घर के डिसीजन, नॉर्मल फिनेंशियल, अगर मैं ये तो एक हो गया, कोई भी डिसीजन मेकिंग माँ के पास कितनी है, जाती भी है या नहीं जाती है, घर का कोई भी डिसीजन में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, आप उस तरह से भी बच्चों को ऑटोनॉमी दे सकते हो। तो क्या वो है क्या वो नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। जी। तो इस तरह से आप, और यही जेंडर डिफरेंशिएशन भी क्रिएट करता है। आपने लड़के को इंक्लूड किया लेकिन लड़की का मान नहीं पूछा, आपने मतलब कुछ भी लड़के को बोला जाकर ले आओ शाम को, लड़की को बोला नहीं अभी रात हो रही है, ठीक है। सो अगर आपने कुछ प्रोविजंस लड़के के लिए दिए लेकिन लड़की के लिए नहीं दिए हैं, तो वहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, क्योंकि वो लड़की पूछेगी कि भैया मुझे क्यों नहीं दिए जाए। अब आपके पास पेरेंट्स होने के नाते लेजिटिमेट वो है, नहीं सेफ नहीं है, कुछ भी है, आप एज पेरेंट्स सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों को एक्सप्लेनेशन देने की आदत डालनी चाहिए। आप पेरेंट्स को ये नहीं कह सकते, बच्चों को ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज मैंने कहा है इसीलिए तुमको ये फॉलो करना होगा। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं और उनके पास नॉलेज और एक्सपोजर की कमी नहीं है, इंटरनेट, थैंक्स टू इंटरनेट। वो पूछेंगे और आपको उनके सवालों के जवाब देने होंगे। तो इसीलिए और अपने अपने अधिकारों के लिए भी बड़े सजग हैं। बिल्कुल हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो आप, बेहतर यही है कि उनको जवाब आपसे मिले रादर देन कहीं और से। जी। और जहाँ तक जेंडर उसकी बात है, तो बहुत बेहतर ये भी है कि बहुत अच्छे से वो इसको कन्फ्रंट भी करें, आपसे सवाल पूछते, जवाब लेते भी रहें। जी। जब हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा देखते हैं समाज में, वो क्यों आती है और उसमें परवरिश का कितना योगदान है, और हम उसको कैसे धीरे धीरे इसको कैसे कम कर सकते हैं इन चीज़ों को? आई थिंक इसका तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे घरों में इमोशनली मैनेज करना किसी को सिखाया नहीं जाता। इमोशनल मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे घरों में आई थिंक इज़ नेवर एड्रेस्ड। गुस्सा आया तो निकाल दो। तो अगर फादर को गुस्सा आया है तो वो गुस्सा होके निकालता है, मार के निकालता है, कोई कुर्सी पटक के निकालता है, दरवाज़ा बैंग करके निकालता है, या मदर भी हो सकता है किसी पैसिव अग्रेसिव तरीके से कोई गुस्सा निकाल रही है। अब बच्चे ने क्या देखा, बच्चा ये नहीं देख रहा है कि उसके पीछे का अंडरलाइंग रीज़न क्या है। ठीक है, मदर हो सकता है रो के निकाल रही है, तो बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई, कोई ट्रिगर हो गया है, तो मुझे चिल्लाना है या मारना है। लड़का मार सकता है, लड़की रो सकती है। ये मैसेजिंग जा रही है, क्विंटेसेंशियली ये जा रही है। मैं जब बच्चों को कोच करती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो बच्चे मुझसे पूछते हैं अच्छा यानी कि जब मुझे गुस्सा आए तो मैं क्या और भी किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ? कहा हाँ कर सकते हो, वो आपको समझना होगा, वो आपका चॉइस होगा, बट सिर्फ चिल्ला के रिस्पॉन्ड करना इज नॉट दी ओनली वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एंगर। गुस्सा आना और गुस्सा पे रिस्पॉन्ड करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। चिल्लाना, तो आई थिंक यही एक सीख है जो हमें हमारे घरों में समझनी पड़ेगी कि इमोशंस गुस्से का नॉर्मल है। हर घर में ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे हमें गुस्सा आ सकता है, बट उसकी वजह से हम क्या चिल्लाते हैं, चीखते हैं, या फिर हम और प्यार से बात करके, समझा के, या किसी भी और चीज़ तरह से हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं।
ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है विच शुड हैपन कि किस तरह से हम अपने घरों में एक और सौहार्दपूर्ण माहौल बना सकते हैं रादर देन गेटिंग इनटू दैट अग्रेसिव हाँ जी। नूपुर, ये तो हो गई ऐसे परिवारों की बात जो कि सजगता से कर सकते हैं पेरेंटिंग, पर उन परिवारों का क्या जो कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं? जैसे हमने कहा कि जैसे उनके अभिभावकों ने उनको पाला होगा वैसे चला आ रहा है। आज जब बेटियों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, बेटियों को पढ़ाने की बात हो रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात हो रही है, एक तरफ तो ये बात होती है, लेकिन जब पीछे घर परिवार में होता है तो वो फ्रीडम नहीं होती लड़कियों को। कैसे इस समस्या से निपटा जाए? आई थिंक यहाँ पे लड़कियों को फ्रीडम नहीं होने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो किस तरह की फ्रीडम चाहती हैं और क्या क्या और कर सकती हैं। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अगर हर एक लड़की को थोड़ा सा मौका मिले जो फिनेंशियल फ्रीडम ले सके, वो सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हर एक, जैसे कि मैंने बोला अपनी बेटी को मैं क्या कहती हूँ, गेट फाइनेंशियल फ्रीडम फर्स्ट। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो तो वो आपका फर्स्ट स्टेप है टू गेनिंग वॉट एवर इंडिपेंडेंस यू वांट। उसके बाद बंदा कुछ भी कर सकता है, बट दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। हमें अपनी लड़कियों को ये सीख देनी होगी कि बेटा आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें ये एक एवेन्यूज़ उनके लिए क्रिएट करने पड़ेंगे, जो आई थिंक हमारी सरकार उस तरफ कुछ काम कर भी रही है, बहुत काम कर रही है कि, और हमारा काम है एज इंडिविजुअल्स कि हम ये जानकारी उन लड़कियों तक पहुंचाएं कि भैया ये फैसिलिटीज़ हैं आपके पास अवेलेबल, ये और अच्छे काम के लिए अवेलेबल है, आपको सिर्फ उन तक जाना है। अवेयरनेस लेवल पे ये हो जाता है कि माँ बाप के साथ ना थोड़ा टाइम लगता है, बट द चेंज विल कम। जितना मैंने सोशल सेक्टर में काम किया हुआ है, मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करती हूँ कि चेंज ग्रेजुअल होता है, बट होता है, और लोगों को चेंज की ज़रूरत है, तो वो होंगे। स्कूलों में कितनी ज़रूरत है बच्चों की काउंसलिंग की? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत सी बातें कह नहीं पाते, घर में शेयर नहीं कर पाते। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में अभी इस तरह की चीज़ें हैं कि लगातार जो है वो काउंसलिंग हो, बच्चों से बातचीत हो, कम्युनिकेशन? क्योंकि अब जो है वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनके पास भी समय नहीं होता बच्चों के साथ बात करने का, वो शायद उतनी अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाते, तो हमेशा शेयर जो ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे, शायद किसी और से अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको लगता है इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़रूरत है? क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं समाज और देश के निर्माण की बात भी कर रहे हैं यहाँ पर, कि हम कैसी सोसाइटी बना रहे हैं। शायद भारत में हमको लगता है इसकी कमी है, जो बाकी देशों में हम देखते हैं कि बहुत ही बारीकी से वो देखते हैं कि बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। So, that's a very beautiful point you brought out, and that is why I'm going back to emotional management here. कि हमें ज़रूरत है, स्पेशली अब जब हम बात कर रहे हैं AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, बच्चे और दूर होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के चलते, और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, और वो है कि इमोशनली लोगों को ज़रूरत है सपोर्ट स्ट्रक्चर की, और ये समझने कि हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। स्पेशली जैसे कोविड का टाइम था, तो ऐसे अब स्कूलों को ये ज़रूरत है कि इमोशनल जैसे अभी एक हैप्पीनेस करिकुलम स्कूल में हुआ है, वैसे ही अभी रिसेंटली मैंने भी एक करिकुलम डेवलप किया इसी के ऊपर, ताकि जो स्कूल्स पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें क्या है कि आप बच्चों को अवेयर कराओगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है, अवेयरनेस से शुरू होता है। और साथ ही देखिए काउंसलिंग क्या हो जाता है, वन ऑफ है कि आप बच्चा आया उसने बात किया, बट आधे टाइम पे प्रॉब्लम भी होती है कि उसको उसी चीज़ से खुद ही डील करना होता है। तो कैसे मैनेज करें? गुस्सा आए तो हमेशा वो काउंसलर के पास कभी जाएगा, कभी नहीं जा पाएगा, कैसे मैनेज करेगा? उसको क्या क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज उसके पास होनी चाहिए। हम लोग क्या होता है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमने समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीख ली, ठीक है,
बट बच्चे को अगर हम एज अ सिलेबस सिखाएं इस चीज़ को, तो वो शायद इसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा, क्योंकि 13 से 25 साल की जो उम्र होती है उसमें बच्चे के जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड कर रहा होता है। अच्छा। तो वो इमोशनली भी इसको लेकर इसको ढालने में अपने आप को बहुत सक्षम होता है। ये वही उम्र है जबकि बच्चे जो हैं वो इमोशनली भी, उनको इमोशनल ट्रॉमा भी होता है क्योंकि टीनेज से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो कई तरह के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। बिल्कुल। या बच्चों को एक अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसमें किस तरह से परिवार वालों ने ट्रीट किया। बिल्कुल। तो एक गलती करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, उसको सुधारने की भी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बताइए कि हम जब ऐसा बच्चों के साथ एक ये तय कर देते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है, तो हम क्या उनका नुकसान कर रहे होते हैं बाकी? आई थिंक हमारे समाज को सक्सेस के पैरामीटर्स चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। क्योंकि सक्सेस इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ हो गई है आज की डेट में कि अगर बच्चे ने एक्स नंबर ऑफ परसेंटेज लाया तो वो सक्सेसफुल है 90, और उस चक्कर में आजकल हर एक बच्चा 99.9 परसेंटाइल से नीचे ला ही नहीं रहा है, विच इज़ स्लाइटली अनफॉर्चुनेट, बिकॉज बच्चे सारे अच्छे होते हैं और सब बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, सब में कुछ ना कुछ खास होता है। हाँ, लेकिन अगर हमने उनको सिर्फ परसेंटाइल में ही डाल दिया या फिर सक्सेस उसमें ही डाल दिया, एकेडमिक्स के उससे ही डाल दिया, तो क्या होगा कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल अपने ऊपर से कम हो जाता है ना, तो वो और कुछ नहीं कर पाते। क्यों करना उनके साथ? दिस इज़ वेरी अनफेयर टू देम एंड टू पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि पेरेंट्स भी उसी रैट रेस में आ जाते हैं। नहीं जी, फलाने के बच्चे ने कितना कर लिया, ढिगाने के बच्चे ने कितना कर लिया, हमें भी उतना ही करवाना है अपने बच्चे से। क्यों करवाना है भाई? तुम्हारा बच्चा है, अपनी पेरेंटिंग पे भरोसा रखो, नहीं करने की ज़रूरत है तुमको उतना काम। तो अगर तुम अपनी पेरेंटिंग पे भरोसा रखते हो, अपने बच्चे पे भरोसा रखते हो, तो जो तुम निकालोगे वो बेस्ट होगा। दैट इज़ वॉट योर बेस्ट नीड नॉट बी समबडी एल्सेस बेस्ट। बिल्कुल। सो दैट इज़ द वर्क एंड दैट शुड बी द मार्क फॉर सक्सेस। जी, आपकी किताब की बात करें, अंडरस्टैंडिंग माई टीन, इसमें वो कौन से पॉइंट्स हैं जो पढ़ने चाहिए लोगों को, जो एक सही मायने में एक तरह से गाइड कर सकते हैं उन्हें? जैसे आपने कहा कि डे टू डे हम लोग काफ़ी कंफ्यूजिंग उसमें रहते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा तो जैसे इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत अपने लिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो मेरा वो हुआ था, जिसे मैं कहूँगी प्रमोशन हुआ था एज अ पेरेंट ऑल्सो, लेट मी सी वेयर आई हैव केप्ट इट, कि पहले मैं सिर्फ एक मैनेजर थी या फिर एम्प्लॉय थी, एग्जीक्यूटिव थी, बट अब उसके बाद जैसे हम लोग जिस तरह से एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बनते हैं, मैनेजर से डायरेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर से वी वेयर दोज हैट्स, वैसे ही हम पेरेंटिंग जर्नी में भी जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चे के हैंड्स ऑन काम करते हैं, तो हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बच्चा 10-11 साल का आता है तो हम उसके थोड़े से मैनेजरियल लेवल पे आ जाता है, हमें सिर्फ उसको इतना बोलना होता है, बेटा मैनेज करो चीज़ें, वी आर सपोज टू सिट बैक एंड लेट देम मैनेज, ठीक है। उससे पहले एक सुपरवाइजरी रोल भी होता है कि थोड़ा हैंड होल्डिंग करनी होती है कि बेटा अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा, चल ठीक है, हम हेल्प कर लेते हैं, थोड़ा सुपरवाइजर, प्रोग्राम सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का भी रोल हो जाता है। और फाइनली एक स्टेज आता है 18 साल या 19 साल या 25 साल के बाद, जब हम उसको बोलते हैं कि नहीं अब तुम्हें हैंड्स ऑन, अब तुम अपने आप करोगे, अब हम सिर्फ बीच बीच में तुमको गाइड करते रहेंगे, मेंटरिंग वाला रोल होगा हमारा। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगती है कि बहुत ही ज़रूरी है पेरेंट्स को समझनी, क्योंकि वहीं पे हम मात खा जाते हैं कि हम लेट गो कब करें। अगर हम बच्चे की लाइफ में हमेशा ही उसको क्लोजली पकड़ के कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे ना, तो ना वो बच्चा आराम से स्पेस लेकर ग्रो कर पाएगा, ना हम चैन की सांस ले पाएंगे। सो एक ये चीज़ है। बच्चे को समझने के लिए बहुत सारे तरीके इसमें बताए गए हैं, जैसे कि इमोशंस के बारे में, कितने इमोशंस होते हैं, कितने तरह के, जैसे एक बहुत जो मेरे लिए कारगर था, जो रेवलेशन था, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इमोशंस, बेस इमोशंस।
तो अक्सर हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम खुश क्यों रहे बच्चे? तो मेरे पास जब भी पेरेंट्स आते हैं से माई चाइल्ड शुड ऑलवेज बी हैप्पी। नाउ आई टेल देम कि 6 बेस इमोशंस में सिर्फ एक हैप्पीनेस वाला इमोशन है, बाकी सारे हैप्पीनेस, फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सैडनेस और सरप्राइज। सरप्राइज में भी शॉक भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपने ये पूरे को इसको जेल करके देखा अगर जी। तो एक ही पॉजिटिव है, कंप्लीटली पॉजिटिव, बाकी सारे मिले जुले और या फिर नेगेटिव इमोशंस हैं। जी। ना अगर आप बच्चे को बोलोगे कि प्रैक्टिकल तुम हमेशा खुश रहो, तो क्या ये प्रैक्टिकल जिम्मेदार पॉसिबिलिटी है? नहीं है। बट माँ बाप हमेशा प्रेशर में रहेगा, खुश दिखने के लिए करेगा वो। हाँ, और यही एक्सपेक्टेशन माँ बाप की रहती है। तो ये एक मेरे लिए भी रेवलेशन था। इसके लिए मैंने एक मूड मीटर भी इसमें ढूंढ के निकाला है कि भाई आप बच्चे से पूछो कि इट्स एन एनर्जी प्लेजेंटनेस स्केल, कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर सकता है। सो इट्स ऑल देयर, आपको बस उस टूल्स को यूज़ करना है। वो वोकैबलरी होती है आपके इमोशंस की भी, बहुत ही एक इमोशन को आप 100 तरीके से बोल सकते हो। आपको उसको टिक मार्क करना है ताकि आप बहुत अपने आप को बेहतर एक्सप्लेन कर सको, ताकि बच्चा आपसे बेहतर बात कर सके। बिल्कुल। फ्रस्ट्रेटेड है कि हेल्पलेस फील करता है, गुस्सा कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, हेल्पलेसनेस से ट्रिगर हो रहा है कि एक्चुअली किसी और चीज़, सैडनेस से ट्रिगर हो रहा है, रो क्यों रहा है बच्चा। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी रेलेवेंट। जी जी, वाकई बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम चाहेंगे कि आप अपनी किताब जो है वो दर्शकों को दिखाएं और उनको बताएं कि वो क्या सीख सकते हैं इससे, और एक कंक्लूडिंग पॉइंट कुछ आप बोलें ताकि देखिए मैंने ये इनफैक्ट टेस्टिमोनियल टू पेरेंटिंग भी लिखा है इसमें, ऑलमोस्ट अ फाइनल चैप्टर, कि मैंने अपने मेरा अनुभव ये रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स थे और मेरे जो इन लॉज थे वो बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे। तो मतलब ना सिर्फ मैंने अपने पेरेंट्स को देखा बल्कि अपने इन लॉज को भी देखा, और बिटवीन देम देव रेज 6 चिल्ड्रन, मैं और मेरी बहन और मेरे हस्बैंड और उनके 3 भाई बहन। और जब मैं देखती हूँ एक अच्छी पेरेंटिंग, तो मुझे लगता है कि इतना पोटेंशियल है पेरेंटिंग में, इतनी अच्छी सोच है पेरेंटिंग की, कि आप बच्चे को कहाँ नहीं पहुँचा सकते जहाँ वो पहुँचना चाहता है। अगर आप बच्चे को पंख दे दो, यू गिव देम विंग्स, तो वो कहीं भी जा सकता है। एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पेरेंटिंग आपको सिर्फ पेरेंटिंग इस चीज़ का नाम नहीं है कि मैं सोचूं कि हाँ मैंने बच्चे को प्रोवाइड करना है। इट्स अबाउट मैं अपने बच्चे के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा बच्चा मुझे कैसे याद करेगा, किस तरह से याद करना चाहेगा, और समाज में मेरा बच्चा जब मुझे याद करेगा तो वो क्या याद रखेगा मेरे बारे में और किस तरह का नाम देना चाहेगा। दैट इज़ समथिंग आई फील पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट। बहुत अच्छी बात कही आपने नूपुर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वाकई लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और जैसी बात कही नूपुर ने कि हम क्या देकर जा रहे हैं अपने बच्चे को, अपने समाज को, अपने देश को, ये बहुत कुछ निर्भर करता है हम किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। और परवरिश सीधे तरीके से नहीं, हम किस तरह का व्यक्तित्व, अपना भी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, या हम जो कुछ करते हैं उसका असर जाने अनजाने बच्चे के मन मस्तिष्क पर होता रहता है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि हम एक बेहतर समाज की स्थापना करें, तो आज से ही अपने बच्चों की परवरिश पर ख़ास ध्यान देना शुरू करें। आवाज़ ख़वातीन में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।